इस वीडियो में हम संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। स्थिति को परिभाषित करने में संदर्भ बिंदु बहुत उपयोगी होते हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर मैं आपको यह चित्र दिखाऊं और आपसे पूछूं कि किताब कहाँ है, तो आपका जवाब क्या होगा? यहाँ कहाँ शब्द का अर्थ किताब की स्थिति बताने से है। मुझे पूरा यकीन है कि आपका जवाब होगा मेज के ऊपर। अब आप एक पल के लिए रुकें और इसके बारे में सोचें। तो किताब की स्थिति बताने के लिए आपने मेज को एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया। आपने मेज को संदर्भ बिंदु माना। मेज की स्थिति का उपयोग करके ही आप किताब की स्थिति बता रहे हैं। अगले उदाहरण पर चलते हैं। यहाँ पानी की एक बोतल है। अगर मैं आपसे पूछूं पानी कहाँ है, जवाब होगा बोतल के अंदर। यहाँ आप पानी की स्थिति बताने के लिए बोतल को एक संदर्भ बिंदु के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कुछ साधारण उदाहरण थे। पिछले उदाहरण में मेज और इस उदाहरण में बोतल संदर्भ बिंदु थे। आइए अब थोड़ा जटिल चीजों की ओर बढ़ते हैं। ये भारत का मानचित्र है। अगर हम दक्षिणी हिस्से को देखें तो बेंगलुरु कहीं यहाँ है। मान लीजिए मैं अपने दो दोस्तों आशीष और सेल्वी से पूछती हूँ बेंगलुरु कहाँ है। बेंगलुरु कहाँ है? आशीष कहता है बेंगलुरु 300 किलोमीटर पश्चिम यानी वेस्ट में है। वहीं सेल्वी कहती है कि बेंगलुरु 600 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, नॉर्थ में है। आपको क्या लगता है, इनमें से कोई झूठ बोल रहा है? अगर आप सोचेंगे तो हो सकता है कि ये दोनों सच बोल रहे हों, बशर्ते ये दोनों अलग अलग जगहों पर हों। मान लीजिए आशीष चेन्नई में है और सेल्वी कन्याकुमारी में। आशीष के लिए यह कहना बिल्कुल सही है कि बेंगलुरु 300 किलोमीटर पश्चिम में है। वहीं सेल्वी के दृष्टिकोण से बेंगलुरु 600 किलोमीटर उत्तर में है। दोनों ही सही हैं। 300 किलोमीटर बिल्कुल सही है अगर हम चेन्नई को संदर्भ बिंदु की तरह लें। इसी प्रकार से 600 किलोमीटर उत्तर भी बिल्कुल सही है अगर हम कन्याकुमारी को संदर्भ बिंदु की तरह लें। यहाँ आप वीडियो को रोककर थोड़ी देर इसके बारे में सोच सकते हैं। चलिए सेल्वी के दृष्टिकोण को विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए सेल्वी एक बार फिर से सुनिश्चित करना चाहती है कि बेंगलुरु 600 किलोमीटर उत्तर में है। इसके लिए वह कन्याकुमारी से बेंगलुरु तक की यात्रा करती है। वह अपने घर से दूरी मापना शुरू करती है, जहां पर वह 0 किलोमीटर पे है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, वह तय की गई दूरी को मापती जाती है। ध्यान दीजिए, यहाँ सेल्वी सारी दूरियों को अपने घर से माप रही है, जो कि कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी ही सेल्वी का संदर्भ बिंदु है। संदर्भ बिंदु बिना बताए ये दूरियां और दिशाएं अर्थहीन हो जाती हैं। जब सेल्वी 600 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है तो वह बेंगलुरु पहुंच जाती है। ये सारी की सारी दूरियां सेल्वी ने कन्याकुमारी को संदर्भ बिंदु माप कर ही ज्ञात की हैं। जब सेल्वी उत्तर दिशा में 200 किलोमीटर पर चलती है तो वह कुछ इस बिंदु पर पहुंच जाती है और इसी प्रकार से 600 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने पर सेल्वी पाती है कि वह बेंगलुरु पहुंच गई है। अब मान लीजिए कि मैं आपको बिना कोई संदर्भ बिंदु बताए ये कहती हूँ कि बेंगलुरु 300 किलोमीटर पश्चिम में है या 600 किलोमीटर उत्तर में है, तो क्या ये उचित होगा? नहीं, ये उचित नहीं है। ये मीनिंगलेस है। बिना संदर्भ बिंदु बताए ये दूरियां, दिशाएं सब अर्थहीन हो जाते हैं। चलिए अब एक रोचक उदाहरण करते हैं। आपने 100 मीटर की दौड़ कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। यह ओलंपिक्स के सबसे प्रतिष्ठित खेलों में से एक है। 100 मीटर की दौड़ में एक आरंभ रेखा होती है और एक समाप्ति रेखा। मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिभागी हैं, विभोर, जोएल और उसेन बोल्ट, जो इस 100 मीटर दौड़ में भाग ले रहे हैं। शुरुआत में ये सभी आरंभ रेखा पर खड़े हैं, जिसकी स्थिति 0 मीटर है। जैसे ही दौड़ का संकेत मिलता है, ये समाप्ति रेखा की ओर भागना शुरू करते हैं, जिसकी स्थिति 100 मीटर है। जो भी प्रतिभागी 100 मीटर की दूरी सबसे पहले तय करेगा, वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। चलिए देखते हैं 5 सेकंड बाद इन सब की स्थिति क्या है। ये सभी आरंभ रेखा से काफी दूर दिखाई दे रहे हैं। इनकी स्थिति को अब हम कैसे लिख सकते हैं? उसेन बोल्ट कुछ 40 और 50 के बीच है, तो उसेन बोल्ट को हम मान सकते हैं ये आरंभ रेखा से 45 मीटर दूर है। तो उसेन बोल्ट के आगे हम लिख देते हैं 45 मीटर। इसी प्रकार से जोएल की स्थिति हो गई 20 मीटर
और विभोर की स्थिति हो गई 30 मीटर। यहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने सभी धावकों द्वारा तय की गई दूरी को आरंभ रेखा से मापा है। इसी रेखा के सापेक्ष ये धावकों की स्थिति है और ये रेखा ही हमारा संदर्भ बिंदु है। क्या समय के साथ इन धावकों की स्थिति में कोई परिवर्तन आएगा? चलिए देखते हैं कि 8 सेकंड बाद क्या होता है। 8 सेकंड बाद इन धावकों की स्थिति क्या है। ये थोड़ा और आगे बढ़ गए हैं। आइए इनकी नई स्थितियों को लिख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसैन बोल्ट से। उसैन बोल्ट कुछ 90 मीटर पर है। इसी प्रकार से जोएल की स्थिति है 50 मीटर और विभोर की स्थिति है 60 मीटर। एक बार फिर से बता दें कि इन सभी दूरियों को हमने आरंभ रेखा से मापा है। संदर्भ बिंदु आरंभ रेखा ही है। ध्यान दीजिए कि समय के साथ धावकों द्वारा तय की गई दूरियां और उनकी स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन हमारा संदर्भ बिंदु अभी भी वही है, आरंभ रेखा। सारांश में हम कह सकते हैं संदर्भ बिंदु के दो मुख्य उपयोग हैं, स्थिति बताना और दूरी मापना।